अस्सलाम वालेकुम फेलोज़, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर हुई हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा टॉपिक है फेमिनिज़म। आपको ये टॉपिक काम आ सकता है कि अगर आपसे कोई भी पूछे राइट अबाउट फेमिनिज़म या कोई ऐसे या कुछ भी आपको इन डिटेल क्वेश्चन आए, फेमिनिज़म के रिलेटेड आज मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करूँगी स्टेप बाय स्टेप. That will help you to write a good answer to a question, and also it will help you to write a good essay, which is usually asked in the English essays. So firstly towards the feminism, what's feminism is, सबसे पहले हम बताएंगे इट्स की डेफिनेशन. एक्चुअली एक बिलीफ है जो कि सेक्स की इक्वालिटीज़ पे बात करता है, मतलब मर्द और औरत इक्वल हैं उसके बारे में ये बिलीफ है और उसके ऊपर ये बात करता है. ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? ये हुआ था वेस्ट से ओरिजिनेट, और काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आज भी लड़ते हैं वुमेन राइट्स के ऊपर. और वुमेन्स जो थी सबसे पहले लिमिटेड थी डोमेस्टिक स्फीयर ऑफ लाइफ, मतलब घरों के अंदर ही लिमिटेड थी, और जो पब्लिक लाइफ थी उनके अंदर वुमेन्स को इजाज़त नहीं थी और वो मेंस के लिए रिजर्व थी. यूरोप के अंदर वुमेन्स को डिनाइड था, मतलब उनको इनकार था कि वो राइट्स हासिल नहीं कर सकती, ना ही प्रॉपर्टी का, ना स्टडी का, और ना ही पार्टिसिपेशन का पब्लिक लाइफ के अंदर. इसका ये सबसे पहले हमने शॉर्ट इंट्रो दिया. व्हाट्स द फेमिनिज्म, इट हाउ इट ऑरिजिनेट्स, एंड व्हाट द वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो कि फॉट करते हैं अबाउट लड़ते हैं वुमेन राइट्स के ऊपर, और ये क्या है क्योंकि वुमेन जो हैं सबसे पहले हमने थोड़ा बताया कि लिमिटेड थी डोमेस्टिक स्फीयर ऑफ लाइफ, और पब्लिक लाइफ जो थी वो रिजर्व थी मेंस के लिए. नाउ स्टार्टिंग टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन. इन 19th सेंचुरी वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू कवर हेड, मतलब वुमेन्स को इजाज़त ही नहीं थी कि वो अपना सर ढांप सकें 20th सेंचुरी के अंदर. और ये सारे were not in the Muslim country, he was in the, of course, obviously in the non-Muslim country. So they were not allowed to cover their heads. In 20th century they have no right to vote, and also they were not able to do with business without a male member. यानी कोई मर्द के बगैर ना, या उनका भाई, शौहर या बाप के बगैर वो एक बिजनेस को सेटअप नहीं कर सकती थी. 14th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, एक फर्स्ट फेमिनिस्ट फिलोसफर थी फ्रांस के अंदर, क्रिस्टियन डे पेसन, उसने सपोर्टेड किया फीमेल एजुकेशन को. इसी तरह काफ़ी फ़िलासफ़र और इमर्ज, और जो उन्होंने यही इसके ऊपर बात करनी शुरू की. फिर काफ़ी बुक्स राइट हुई इक्वल राइट्स के ऊपर, ठीक है. और फिर वुमेन मूवमेंट्स बिगिन हुई जो कि स्टार्ट हुई थी नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और फर्स्ट वुमेन राइट कन्वेंशन हुई थी 1848 के अंदर, जो कि इम्प्रूव कर पावर मतलब बात करती थी कि हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं वुमेंस की सोशल कंडीशन को. Next is the first wave. There are actually 3 waves of feminism. Firstly, starting with the first wave. ये हमारे पास इसका टाइम पीरियड था 1848 से 1920 के अंदर, और इसको सफरेज मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वुमेन राइट टू वोट के बारे में बात करती थी. इन 19th सेंचुरी वर्ड फेमिनिज्म स्टार्टेड टू यूज़. फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म इंक्लूड करती थी मैस डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हुई थी. इस पीरियड के अंदर क्या क्या हुआ था कि काफ़ी मतलब लोगों ने प्रोटेस्ट की थी और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी. 1920 के अंदर वुमेंस को राइट मिल गया था वोट का यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि उनको यूरोप के अंदर राइट नहीं था कुछ भी, वोट का भी, प्रॉपर्टी का भी, एजुकेशन का भी और पार्टिसिपेशन का. सो व्हाट दे रिसीव, दे एक्चुअली रिसीव अ वन राइट टू वोट. एंड व्हाट इज एक्चुअली द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म टॉक्स अबाउट, इट वाज एक्चुअली द फाइट फॉर वुमेन राइट टू वोट, एंड दे हैव अचीव इट इन 1920. सो इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन हो गई थी पार्टीज़ के अंदर, और 20th सेंचुरी में उनको यूनिवर्सिटीज़ जाने की भी इजाज़त हो गई थी. और जो फैशिस्ट पार्टी उन्होंने मतलब उन्होंने बैन कर दी थी फेमिनिज्म मूवमेंट्स को, और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार वुमेन दोबारा से ऑर्गेनाइज स्टार्ट होगी और पॉलिटिकल राइट्स अपने डिमांड करने के लिए वो दोबारा से प्रोटेस्ट और इस तरह से उनकी मूवमेंट स्टार्ट होगी. सो द इवेंट्स दैट दिस वेव ऑफ फेमिनिज्म कवर्स इंक्लूड सेंका फॉल कन्वेंशन 1848 में, बाय किसने की थी ये, एलिजाबेथ कैरी, जिसने रिजल्ट किया था क्रिएशन ऑफ डेक्लेरेशन ऑफ सेंटीमेंट्स, जो कि डिमांड करती थी इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, ठीक है. सेकेंडली वी हैव फॉर्मेशन ऑफ वुमेन सफरेज ऑर्गेनाइजेशन. सो इन 1869 एंड 1819 अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन ये एस्टैब्लिश हुई थी. Thirdly, we have 15th Amendment give African American men's right to vote and not women.
सो इसके अगेंस्ट ग्रेट रेजिस्टेंस की थी, प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस किए थे, ताकि चूँकि मेंस को तो इजाज़त दे दी थी उन्होंने, लेकिन वुमेन्स वाज स्टिल डिनाइड। सो इसके अगेंस्ट ग्रेट जो था उन्होंने रेजिस्ट किया था कि वी आल्सो वांट राइट। सो ये हुआ था 15 अमेंडमेंट में। थर्डली मार्चेस बहुत हुए थे और जो था 40 मार्चेस हुए थे और 50 हमारे पास 19 अमेंडमेंट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली इट ग्रांट वुमेन्स राइट टू वोट। ठीक है, नाउ टुवर्ड्स द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। सो इट स्टार्टेड इन 1960 and 1980, quite a short period of time. So what it covers and what the events in it include, first actually it focus on reproductive rights of women. So equal pay होनी चाहिए और end to sexual discrimination. तो उसके बाद ये इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन इन 1966 एंड जो कि फोकस करती थी रिप्रोडक्टिव इक्वल पे एंड एंड टू एंड सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर फोकस करती थी। थर्डली वी हैव वुमेन स्ट्राइक्स फॉर इक्वालिटी 1970 के अंदर, जिसमें अगस्त 26 के अंदर 1000 ऑफ वुमेन्स ने मार्च किया था न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, डिमांडिंग करते हुए अपनी इक्वल राइट्स इंक्लूडिंग द पैसेज ऑफ इक्वल राइट अमेंडमेंट के उसको पास किए हैं। देन वी हैव फोर्थली पैसेज ऑफ टाइटल आई एक्ट 1972, फेडरल लॉ प्रोहिबिट करता जो जिसने क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन प्रोग्राम एंड रिसीविंग फंडिंग। ठीक है, इसमें एक लॉ पास हुआ था जिसने कहा था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें और वुमेंस के लिए भी इन्होंने कहा था कि एजुकेशन प्रोग्राम्स में वुमेन को भी फंडिंग रिसीव करें, दी जाए उनके लिए भी। Then we have Roe v. Wade. It was a case 1973 US Supreme Court decision. In this case legalized abortion, जो कि थी वुमेन चॉइस ओवर रिप्रोडक्टिव राइट। सो इसके अंदर ये था कि पहले वुमेन्स को नहीं था कि इजाज़त कि वो अबॉर्ट कर सकें, बट सर्टेन कंडीशंस आ जाती हैं जिसके अंदर वुमेन का अबॉर्ट करना बन जाता है और वो उसके अंदर पहले बाहर यूएस के अंदर लीगलाइज नहीं था। सो दिस केस एक्चुअली ग्रांट द वुमेन द राइट टू लीगलाइज टू अबॉर्ट एंड ये एक वुमेन की चॉइस दे दी गई थी कि उनका रिप्रोडक्टिव राइट है कि वो अबॉर्ट कर सकते हैं। देन वी हैव लास्टली इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट इवेंट था वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन एक्शन अलायंस 1969, जो कि प्रमोट करता था वुमेन राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। अब इसकी जो लास्ट वेव आ जाती है, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, ये है 1990 से लेकर प्रेजेंट टिल नाउ तक। सो ये एक इंक्लूसिव अप्रोच है, एड्रेस करती इशूज़ जिस तरह के बॉडी पॉजिटिविटी, दैट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ वेरियस बॉडी शेप्स एंड इंटरसेक्शनैलिटी, यानी कि इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, चाहे वो बॉडी शेप पे हो, चाहे वो आपकी रेस, क्लास या फिर कलर पे हो, किसी के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन को ये सख्त मुखालफत करती थी उसकी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या था कि ये एक्चुअली में इमर्ज हुई थी एक ऐसे था रबिया वॉकर का जिसने इस टर्म को यूज़ किया था। देन इम्पॉर्टेंट इसके अंदर जो मूवमेंट्स आ जाती हैं, एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, वो है मी टू मूवमेंट 2017 में स्टार्ट हुई थी और एक सोशल मीडिया कैंपेन थी, अवेयरनेस थी कि हरासमेंट ऑफ वुमेन्स ऑन वर्क प्लेसेस और डिमांड करती थी, प्रमोट करती थी सेफ इन्वायरमेंट को। देन वाज ऑनलाइन एक्टिविज्म, इट वाज द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस इक्वालिटी। देन इज़ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज एंड नॉन बाइनरी इंक्लूजन ऑल्सो। सो ये इसके बारे में ही टॉक करती है ज़्यादातर। कमिंग टुवर्ड्स द फेमिनिज्म इन पाकिस्तान, जब आप बाकी फेमिनिज्म को डिस्कस करें, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप पाकिस्तान का एस्पेक्ट ना मिस करें, बिकॉज आपको अपने कंट्री का भी एक्सपेक्ट होना चाहिए। बिफोर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन, वी विल डिस्कस इन इट हाउ फेमिनिज्म इज रिलेटेड टू दिस। सो फेमिनिज्म इन पाकिस्तान इज रिलेटेड टू एक्चुअली प्री इंडिपेंडेंस एरा, और 1857 में हज़रत बेगम महल थी, वो लेड उसने एक मूवमेंट चलाई थी ब्रिटिश के अंदर वुमेन्स की राइट टू एजुकेशन की, उनको एजुकेशन का हक हासिल होना चाहिए, और उन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 जो कि एडवोकेट करती थी वुमेन राइट को। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया के अंदर जो कि वुमेन्स के राइट के ऊपर। दैन एक्चुअली इज़ द पाकिस्तान मूवमेंट 1940 के अंदर, जिसमें वुमेन्स पार्टिसिपेशन लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना एंड सपोर्टेड बाय हिज सिस्टर। ठीक है, इसमें भी वुमेन्स राइट की बात हुई थी जो कि कायद आज़म ने और उनकी बहन ने मतलब चलाई थी, और उसमें वुमेन्स को इंक्लूजन की और उनके राइट्स की बात हुई थी। देन व्हाट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स वाज स्टार्टेड, मतलब वुमेन्स को पार्टिसिपेशन का हक हासिल हो गया पॉलिटिक्स के अंदर। आपको काफ़ी वुमेन्स नज़र आएँ, जिस तरह कि आपके पास एक एग्जांपल है कायद आज़म की सिस्टर का,
ठीक है। इस तरह और भी काफ़ी ख़वातीन हैं जिन्होंने मतलब पॉलिटिक्स में काफ़ी पार्ट प्ले किया और उनकी पार्टिसिपेशन हमें नज़र आती है। देन वॉज वुमेन एक्शन फोरम इन 1981 वॉज अ प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन राइट्स। ठीक है, ये क्रिएट हुआ था एक प्लेटफॉर्म जो कि वुमेन राइट्स के ऊपर बात करता था। देन हमारे पास लीगल रिफॉर्म्स हो गए थे 1960 में, जिसमें मुस्लिम फैमिली एक्ट लॉ जो कि इंट्रोड्यूस करता है कि वुमेन को एक्सेस होना चाहिए इनहेरिटेंस का और एक्सेस होना चाहिए उनको, फिर बात करता है एजुकेशन का। ठीक है, सो जो रिफॉर्म था वो बात करता था इनहेरिटेंस की। देन इज़ द वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन। सो हमारे पास पाकिस्तान में काफ़ी वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह की औरत फाउंडेशन होगी, शिरकत गाह होगी, वुमेन रिसोर्स सेंटर है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है। इसके अलावा भी है, लेकिन मैंने अभी इन्हीं मतलब थोड़ी कोई लिस्ट किया है। देन स्टार्टिंग टूवर्ड्स अ मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट दैट स्टार्टेड इन रिसेंटली इन पाकिस्तान, दैट वाज औरत मार्च। सो औरत मार्च actually began in 2018 and it advocates for women rights and gender equality, and it's celebrated on 8th March as it was was previously recognized International Women's Day. So it's the same date when Aurat March is being celebrated. So its history can be traced back to the Women Action Forum. ठीक है, एक्शन फोरम के अंदर ट्रेस भी किया जा सकता है और ये उसी की वजह से मतलब इसका जो है वजूद सामने आया। इसके रीजंस क्या थे? सो इसके रीज़न ये थे कि ये रेज करती थी अवेयरनेस अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी, एग्जाम्पल लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और वायलेंस के ऊपर आवाज़ उठाती थी और स्ट्रॉन्ग लॉज को एडवोकेट करती थी। वायलेंस के ख़िलाफ़ बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए और इंश्योर करती थी कि एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव राइट विद फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए उनको, और सेफ अबॉर्शन और हेल्थ एक्सेस होनी चाहिए सर्विसेज वुमेंस को। तो सम अप करें तो ये टॉक करती है अबाउट रिप्रोडक्टिव राइट्स का भी एक्सेस होना चाहिए वुमेंस को। देन it talks about economic empowerment, political participation and domestic violence, and it addresses the patriarchal male-dominant society and addresses intersections of various forms of oppression such as class, caste, religion and ethnicity. So the feminist activists in Pakistan include Fatima Jinnah, Benazir Bhutto, Fahmida Mirza, Asma Jahangir, जो कि लॉयल थी। और भी हैं, लेकिन अभी मैंने कुछ ही नाम इनलिस्ट किए हैं। You can find it on the Google. And these are some of the organizations जो कि यही वुमेंस की रेस करती है वॉइस रिगार्डिंग द इक्वालिटी और प्रमोट करती हैं कि वुमेंस की इंक्लूजन होनी चाहिए और उनको एक्सेस देना चाहिए टू द राइट। सो दीज आर एसोसिएशन फॉर वुमेन अवेयरनेस। ठीक है, साहिल है जो कि एक्चुअली में चाइल्ड एब्यूज़ के बारे में बात करती है, और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च, इट एड्रेस जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड लेबर राइट। So this was all regarding the feminism and its three waves and how it started in Pakistan and what the major events and what are the major organizations and what are the major personalities जो feminism में अपना role play करती हैं और इस तरह। I hope you like it and you got familiar with it, what's feminism it, and I hope you can attempt this question very well in your exams. And if you like the video, we'll see you inshallah in the next video. If you have any query, please mention it in the comment section, or if you want me to make a video on any topic, please just also mention in the comment section. We'll inshallah make it on that. Okay, till then it's all for now. We'll see you inshallah in the next video. Allah Hafiz.